हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीएमए फाइनल लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं, ये उसकी क्लास है। बच्चों, सीएमए फाइनल के लॉ सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं। सेक्शन बी के अंदर अमेंडमेंट है, जो आपका पार्ट बी है 40 मार्क्स का, उसके अंदर अमेंडमेंट है। हम ये अमेंडमेंट की क्लास बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पर ये क्लास मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये क्लास किन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट नहीं है, मतलब किन को देखने की जरूरत नहीं है, और किसके लिए रेलिवेंट है, किसको ये देखने की जरूरत है, या मैं किस पर्पस के साथ में इसको बना रहा हूं। एक बार वो चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि ये रेलिवेंट किसके लिए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी। अगर मैं ये बात करूं कि सर ये क्लास रेलिवेंट किसके लिए है, तो ये मैं बना रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हमारे यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के लिए ये क्लास दे रहे हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे क्लास परचेज करी है बिफोर अगस्त 2025। अगस्त 2025 से पहले अगर उन्होंने हमारी लॉ की क्लास परचेज करी है, सीएमए फाइनल लॉ की, या फिर हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, उनके लिए ये रेलिवेंट है, उनको ये पढ़नी चाहिए, उनको ये हेल्प करेगी। किन के लिए ये रेलिवेंट नहीं है ना, इररेलिवेंट है, या इररेलिवेंट तो नहीं, सही सही शब्द नहीं होगा, बट जिनको नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, मतलब अगर वो ना पढ़ें तो भी उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी क्लास परचेज करी हुई है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी क्लास परचेज करी हुई है आफ्टर अगस्त 2025। अगस्त 2025 के बाद में जिन बच्चों ने हमारी क्लास परचेज करी है, उनको ये देखने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि हमने अपनी जो क्लास पढ़ी उसके अंदर जितने भी अमेंडमेंट्स हैं ऑन द स्पॉट हमने कवर करे थे, और पढ़ाते वक्त भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पहले ये प्रोविजन था और ये नया प्रोविजन है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए मैं एक बार आपको ध्यान भी दिला देता हूं। देखिए, आपको याद होगा जब हम लोगों ने क्लास में अपना पढ़ रहे थे, हम अपना कोर्स कर रहे थे। ये एक छोटा सा मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि जब हमने क्लास पढ़ी थी तब मैंने आपको बोला था कि जो ट्रेडिंग प्लान होता है वो पहले 6 मंथ्स आफ्टर ही एंटेल होना चाहिए था, परचेज कर सकता था इनसाइडर शेयर्स को, पर वो चेंज होकर 120 डेज हो गया, है ना। पहले क्या था, पहले 6 महीने था, लेकिन अब कितना हो गया, अब 120 डेज हो गया। ऐसे हम लोगों ने क्लास के अंदर एक एक अमेंडमेंट पूरा अच्छे से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आप हमारे YouTube फैमिली के मेंबर हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्लास है। आप इसे एंड तक जरूर देखें। इसकी पीडीएफ हमने हमारे पेड कोर्सेज में अपलोड कर दी है, हमने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर अपलोड कर दी है। आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अगस्त 2025 से पहले हमारी क्लासेस परचेज करी हैं, उनके लिए भी ये रेलिवेंट है। ये ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने अगस्त 2025 से पहले क्लास परचेज करी थी, उनकी क्लासेस के अंदर ये अमेंडमेंट कवर नहीं है। उनकी क्लासेस के अंदर भी अमेंडमेंट कवर हैं, सेम उन बच्चों की तरह जिन्होंने अगस्त या उसके बाद में क्लास परचेज करी है। आपकी क्लासेस के अंदर, चाहे से आपने अगस्त से पहले हमारी क्लास परचेज करी थी, तो आपकी क्लासेस के अंदर भी अमेंडमेंट्स पूरे कवर्ड हैं। मैं सिर्फ इसको इसलिए बोल रहा हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने मान लीजिए मार्च
अंदर ही क्लास देख ली थी, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर पूरी क्लास देख ली थी, उसके बाद में उस अभी तक दोबारा क्लास नहीं देखी है, और वो ये इस उम्मीद में बैठा है कि सर अमेंडमेंट क्लास लेकर आएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने अगस्त 2025 से पहले क्लास परचेज कर ली थी और तब देख भी ली थी, अगस्त से पहले ही आपने देख भी ली थी क्लास, तो फिर आप ये अमेंडमेंट वीडियो स्पेसिफिकली पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने अगस्त 2025 के बाद क्लास परचेज करी और तभी फिर आपने हमारी क्लासेस देखी थी, तो आप ये अमेंडमेंट्स अगर सेपरेटली नहीं भी पढ़ोगे तो भी हमने इसे अपनी क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट पढ़ाया था, जब हम चाहे रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच में इसको पढ़ रहे थे। चलिए, तो अब करते हैं दोस्तों हम लोग स्टार्ट। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कंपनीज एक्ट 2013। देखिए बच्चों, मैं एक बार ये बता दूं आपको कि आपका जो सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल का, जो लॉ सब्जेक्ट है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका पार्ट ए, है ना, जिसके अंदर एक तो कंपनीज एक्ट आता है, ये है एक तो कंपनीज एक्ट आता है जो कि 40 मार्क्स का है, जिसमें टोटल 9 चैप्टर्स आते हैं, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। फिर आपका पार्ट ए के अंदर ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आता है जो कि 10 मार्क्स का है, और उसके अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। एंड पार्ट ए के अंदर ही आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस आता है, वो भी 10 मार्क्स का है, एंड उसके अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। कहने का मतलब है, ये जो आपका पार्ट ए है, जिसके अंदर 40 मार्क्स का कंपनीज एक्ट प्लस 10 मार्क्स का आईबीसी प्लस 10 मार्क्स का कॉरपोरेट गवर्नेंस, टोटल 60 मार्क्स का ये जो पार्ट ए है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2025 के एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो पार्ट ए की बात करी, मतलब 60 मार्क्स की बात कर ली। अब सर हमारे कोर्स में पार्ट बी भी तो दिया हुआ है जो कि 40 मार्क्स का है, जिसके अंदर हमें इकोनॉमिक लॉज पढ़ने होते हैं। हाँ, उसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं दोस्तों। सिर्फ सेक्शन बी, पार्ट बी के अंदर ही आपके काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं जो कि अभी हमें अपनी क्लास के अंदर पढ़ने हैं। देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों, देखिएगा, अ, आपका जो पार्ट बी है उसके अंदर सबसे पहले आपको सेबी लॉज पढ़ने को मिलते हैं, और सेबी लॉ के अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं। एक चैप्टर तो आपको पढ़ने को मिलता है रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम कैपिटल मार्केट, आईपीओ। उसके अंदर अमेंडमेंट है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा एक और चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है इनसाइडर ट्रेडिंग, इसके अंदर भी अमेंडमेंट है, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इस सेबी लॉज के अंदर एक और चैप्टर आपका आता है दोस्तों, वो है टेक ओवर। मैं बता दूं कि टेक ओवर के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। दैट मींस कि ये जो सेबी लॉज है आपके सीएमए फाइनल लॉ के पार्ट बी के अंदर, फर्स्ट चैप्टर ही है ये आपका सेबी लॉज, जिसके अंदर हमें 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं, आईपीओ, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर। आईपीओ एंड इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर अमेंडमेंट है, टेक ओवर में अमेंडमेंट नहीं है। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो है लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स। बच्चों, जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, मैं एक मिनट यहां पर आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। बच्चों, हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको ये बोला था कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, मतलब कंपनी पब्लिक को ये ऑफर देती है, कंपनी पब्लिक को ये ऑफर देती है कि आइए और मेरी सिक्योरिटीज को परचेज कीजिए। जैसे अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि फिजिक्स वाला जो
एडटेक कंपनी है अलक पांडे सर की, वो आईपीओ लेकर आए हैं अभी। आपने अभी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि लेंसकार्ट जो आईवेयर कंपनी है, वो अपना आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ लेकर आने का मतलब क्या है? पब्लिक से बोल रहे हैं, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कीजिए। अब इनवाइट करने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी एक लेटर ऑफ ऑफर देती है ना? आईपीओ लेकर आ रही है। उसके अलावा एक तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए पब्लिक को अपने बारे में जानकारी देती है कि हम इतने साल से इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, हमने इतने प्रॉफिट कमाए हैं। हम जो आईपीओ लेकर आ रहे हैं उसमें अगर आप हमारे शेयर्स को परचेज करोगे, हमारे पास में पैसा आएगा, हम उस पैसे को फलानी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से कंपनी एक ऑफर लेकर आती है पब्लिक के पास। अब पब्लिक ये बोलती है, अब सपोज करिए फिजिक्स वाला या लेंस कार्ड पब्लिक से बोल रहे हैं कि आइए हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर दो। अब पब्लिक ये बोल रही है कि भैया हम तुम्हारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लें, इसकी क्या गारंटी है कि कल को तुम बंद नहीं हो जाओगे? बायजूस तो बंद हो गया था, है ना? बायजूस तो बंद हो गया था। बोला इसकी क्या गारंटी है कि तुम बंद नहीं हो जाओगे, तुम हमारे पैसे को लेकर भाग नहीं जाओगे, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? तो कंपनी बोलती है, फिजिक्स वाला लेंसकार्ट ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हम जो आईपीओ लेकर आ रहे हैं उसमें आप हमारी सिक्योरिटीज को खरीदोगे, हमारे पास पैसा आएगा, हम उस पैसे को लेकर भाग सकते हैं या हम कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? पब्लिक बोली जी हाँ, हमें ऐसा लगता है। बोले ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हमारी कंपनी का जो प्रमोटर है ना, हमारी कंपनी का जो प्रमोटर है, वो प्रमोटर खुद ये जो आईपीओ आ रहा है इसके अंदर सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, प्रमोटर भी परचेज करेगा। और कंपनी ने पब्लिक से बोला अब तो आपको कोई डर नहीं है ना? देखो सेम आईपीओ है, सेम सिक्योरिटीज जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, सेम सिक्योरिटीज को हमारी कंपनी का प्रमोटर खुद अपनी पॉकेट से, अपने कमाए हुए पैसे से, जैसे आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे, प्रमोटर भी करेगा और आपसे पहले करेगा। पब्लिक से पहले प्रमोटर हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीदेगा। तो अब आप सोचिए कि अगर कंपनी फ्रॉड कर रही है, सोचो कि अगर कंपनी आपके पैसों को, कि आपके माइंड में है कि पब्लिक ने सिक्योरिटीज खरीदी, कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी उड़ गई। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्रमोटर को तो इस बात की जानकारी होगी, वो तो इंटरनल बोर्ड के अंदर बैठा हुआ है वो बंदा, उसको तो इस बात की जानकारी होगी ना कि कंपनी ऐसा फ्रॉड करने वाली है, तो वो काहे को अपना पैसा यहां पर फंसाएगा? पब्लिक बोली हाँ, हमें इस बात पर ट्रस्ट तो हो रहा है। तो बच्चे इसे बोला जाता है प्रमोटर्स मिनिमम कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स मिनिमम कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, तो फिर उस कंपनी को जब भी आईपीओ लेकर आ रही है, उस कंपनी के प्रमोटर्स को एक मिनिमम अमाउंट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ आईपीओ परचेज करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, ताकि पब्लिक को ये ट्रस्ट हो जाए, भरोसा बन जाए कि कंपनी का प्रमोटर खुद इन सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है, आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब आईपीओ वैलिड है, आईपीओ कहीं भी गलत नहीं है। जब हमने क्लास पढ़ी थी दोस्तों, तो आपको याद होगा, इस सेम बात को मैंने आपको एक स्टोरी, एक कहानी की फॉर्म में बहुत डिटेल में समझाया था। पब्लिक को ये तो सेटिस्फेक्शन मिल गया कि ठीक है, प्रमोटर जो है वो भी आईपीओ के अंदर हमारी तरह सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, इस बात से पब्लिक सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अब पब्लिक को एक और दिक्कत आई। पब्लिक बोली, बोला आप बोल रहे हो कि प्रमोटर भी आईपीओ के अंदर सिक्योरिटीज परचेज करेगा, हमसे पहले परचेज करेगा? बोला हाँ। बोला उसके बाद फिर पब्लिक हम परचेज करेंगे? कंपनी बोली जी हाँ, फिर बाद में आप परचेज करोगे। बोला सपोज करो अगर हमने परचेज कर लिया और उसके बाद में प्रमोटर अपने शेयर्स बेच देता है, तो मतलब प्रमोटर शेयर खरीद ही इसलिए रहा है क्योंकि हम फंस जाएं, हम ये भरोसा करें कि प्रमोटर ने भी शेयर्स खरीदे हैं तो हम भी खरीद लेते हैं, और हम जब शेयर्स को खरीद लें तो प्रमोटर बेच दे अपने शेयर्स को। बोला अगर आपको ऐसा लगता है तो हम इसमें एक और रूल बना देते हैं, उसे बोला जाता है लॉक्ड इन पीरियड।
नॉर्मली इसे लॉक इन पीरियड बोला जाता है, लॉक्ड नहीं बोलते हैं, लॉक इन पीरियड बोला जाता है। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है? मैंने आपको बोला जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, तो उस कंपनी के प्रमोटर्स को एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटीज आईपीओ के अंदर परचेज करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बने। और वो जो प्रमोटर आईपीओ के अंदर परचेज कर रहा है सिक्योरिटीज को, वो लॉक हो जाती हैं। लॉक होने का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक प्रमोटर उन सिक्योरिटीज को बेच नहीं सकता, अदरवाइज तब जाकर पब्लिक को। अब सोचो दोस्तों कि पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला ने पब्लिक से बोला कि हम आईपीओ ला रहे हैं। पब्लिक ने बोला कि परचेज कैसे करें, भरोसा नहीं हो रहा है। पीडब्ल्यू बोला प्रमोटर को पहले परचेज करवा देते हैं, फिर तो आप खरीद लेना। पब्लिक बोली ठीक है, लेकिन पब्लिक बोली सुनो, प्रमोटर ने पहले खरीदा, फिर हमने खरीदा और हमारे बाद प्रमोटर ने बेच दिया। तो बोला नहीं, प्रमोटर जो ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन है प्रमोटर का, जो उसे खरीदने पड़ रहे हैं सिक्योरिटीज, हम उसे लॉक कर देंगे। लॉ के अंदर एक टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि वो सिक्योरिटीज पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक प्रमोटर बेच ही नहीं सकता, वो लॉक हो जाती है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब बच्चों जो अमेंडमेंट आया है ना, वो इस लॉक इन पीरियड के अंदर अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट किस में आया है? लॉक इन पीरियड के अंदर अमेंडमेंट आया है। सर पहले क्या प्रोविजन था? सर पहले क्या प्रोविजन था? बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्त। पहले ये प्रोविजन था कि सपोज करो आईपीओ के अंदर प्रमोटर को मिनिमम 20% परचेज करना है। अब सर 20% किसका? ये हमने क्लास के अंदर पूरा पढ़ा हुआ है। अब उतना डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि फिर वो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है ना। मेनली तो ये अमेंडमेंट की क्लास है। अभी आप ये समझ लो कि प्रमोटर को सपोज करिए कि मिनिमम 20% परचेज करना है, लेट सपोज आईपीओ का। कंपनी आईपीओ के अंदर, हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लेते हैं कि कंपनी आईपीओ के अंदर 10 लाख सिक्योरिटीज इशू कर रही है, 10 लाख सिक्योरिटीज इशू कर रही है। लेट सपोज कि प्रमोटर को उसका 20% सब्सक्राइब करना है, तो वो ये 20% मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, इतना तो प्रमोटर को खरीदना ही पड़ेगा। ये पहले लॉक इन पीरियड में रहता था 3 साल के लिए। कितने टाइम के लिए लॉक इन पीरियड में रहता था? 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहता था। क्लियर है ये चीज? लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि प्रमोटर को ऐसा लगता था कि यार इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना सच में उसके लिए और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो प्रमोटर बोलता था मिनिमम 20 तो मेरे को परचेज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, लॉ की वजह से खरीदना पड़ता है मुझको। लेकिन लेट सपोज कि मैं 5% और एक्स्ट्रा परचेज करना चाहता हूं। मतलब प्रमोटर को मिनिमम 20% सब्सक्राइब करना था, प्रमोटर बोला मैं ओवरऑल 25% परचेज करूंगा। मतलब 20% तो वो जो लॉ की वजह से मुझे जबरदस्ती खरीदना पड़ रहा है, दैट इज माय मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन आईपीओ, बट मैं एक्स्ट्रा 5% और परचेज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये आईपीओ सच में बहुत प्रॉफिटेबल है। तो वो जो एक्स्ट्रा में उसने परचेज किया है, वो 1 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहता था। ये मैंने आपको प्रोविजन बताया जो पहले चला करता था। अब ये अमेंड हो गया है। तो सर अब क्या हो गया है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें दो कंडीशन आ गई हैं अलग अलग। अब ये बोलता है अब ये बोलता है कि अगर नॉर्मल सिनेरियो है। नॉर्मल सिनेरियो का मतलब क्या है? नॉर्मल सिनेरियो का मतलब कि पीडब्ल्यू आईपीओ लेकर आ रही है 500 करोड़ रुपए का। अब पीडब्ल्यू के पास में 500 करोड़ रुपीस आई। तो पीडब्ल्यू ने ना पहले ही ये बोला हुआ है कि इस 500 करोड़ में से हम कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। जब कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है ना, तो पब्लिक को जब ऑफर देती है, तो पब्लिक उससे पूछती है कि आपके पास में इस आईपीओ से जो पैसा आएगा उसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे। तभी तो पब्लिक ये डिसाइड करती है कि यार ये कंपनी बोल रही है कि पैसे को वहां इन्वेस्ट करेगी, सही जगह इन्वेस्ट कर रही है क्या कंपनी? क्या जहां इन्वेस्ट कर रही है वहां से कंपनी को प्रॉफिट होगा? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी जाकर ना हमें प्रॉफिट होगा, शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी। तो
पीडब्ल्यू जो है वो ये बोल रहा है, उसने बोला कि मैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इस पैसे को यूज करूंगा। अब यहाँ पर दो सिनेरियो आ जाते हैं। जो यूज ऑफ फंड है, आईपीओ के अंदर जो पैसा आया कंपनी के पास में, उसका जो यूज लिया जा रहा है पैसे का, वो मेजॉरिटी ऑफ प्रोसीड्स, मेजॉरिटी ऑफ प्रोसीड्स। अब यहां मेजॉरिटी ऑफ प्रोसीड्स क्या हुआ? टोटल 500 करोड़ है, तो उसका मेजॉरिटी कितना हो गया? मोर देन 250 करोड़। सपोज करो पीडब्ल्यू ने बोला कि 300 करोड़ रुपए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ टोटल प्रोसीड, जितना टोटल पैसा आया 500 करोड़, उसका मेजॉरिटी मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करूं, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करूं। पीडब्ल्यू ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है पीडब्ल्यू? कि मेरे पास में टोटल जितना पैसा आया, उसका मेजॉरिटी ऑफ प्रोसीड्स, मतलब 50% से भी ज्यादा मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करूं, तो उस केस में प्रमोटर का लॉक इन पीरियड वही है जो पहले था, 3 साल, 1 साल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब पीडब्ल्यू ये बोलता है कि मैं मेजॉरिटी ऑफ प्रोसीड्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज नहीं करूंगा, मेजॉरिटी ऑफ प्रोसीड्स को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज नहीं करूंगा, तो फिर बच्चों इसका आधा आधा कर लो। आधा आधा करने का मतलब क्या हो गया? जहां 3 साल है वहां पर 1.5 ईयर्स हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा, 18 महीने हो जाएंगे। और जहां 1 साल था, 12 महीने थे, अब वहां पर 6 महीने हो जाएंगे। ये अमेंडमेंट है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर आपने क्लासेस परचेज की हुई हैं तो बुक्स के अंदर ये अमेंडमेंट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपने अगस्त 2025 के बाद क्लास परचेज करी है, अगर आपने बुक्स परचेज की हुई हैं तो हमने उसके अंदर ये अमेंडमेंट दिया हुआ है। और उसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों अगर मेरी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब आ रही हो, तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसकी वजह से हो सकता है। जो पीडीएफ है बच्चों, हमने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर अपलोड कर दी है। तो ये पहला अमेंडमेंट था, आई गेस ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अ, अब चलते हैं आगे। देखिए मैंने पहले ही आपको बोला है कि जितना पॉसिबल है उतना डिटेल में जाकर मैं अमेंडमेंट्स को आपको बताऊंगा, ताकि बहुत बार क्या होता है ना, ऐसा होता है, मेरे साथ में होता था ऐसा जब मैं स्टूडेंट था। हमारे टेक्स्ट में या कभी कोई अमेंडमेंट्स आते थे और टीचर हमें बताते थे, तो वो मेन मेन अमेंडमेंट बता देते थे। मैं उस अमेंडमेंट को रिलेट ही नहीं कर पाता था मेन कंटेंट से, क्योंकि मेन कंटेंट पढ़ा था मैंने पता नहीं 3 4 5 महीने पहले। अब वो माइंड से निकल गया पूरा कॉन्सेप्ट मेरे। अब वो अमेंडमेंट बता रहे हैं तो मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं मेन कंटेंट को पहले अच्छे से समझा दूं तो बच्चा अच्छे से रिलेट कर लेगा। चलिए, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेकंड अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेकंड अमेंडमेंट के ऊपर। पहला अमेंडमेंट तो हमने पढ़ लिया। अब सेकंड अमेंडमेंट क्या बोलता है, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने आपको ये बोला था कि अभी उसको स्टोरी की फॉर्म में नहा लेके थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली समझा देता हूँ। क्लास के अंदर हमने उसे प्रॉपर स्टोरी की फॉर्म में, बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ा था। सुन लीजिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, आईपीओ लेकर आती है, तो वो आईपीओ, जितना टोटल आईपीओ आ रहा है, लेट सपोज आईपीओ आ रहा है 1,000 करोड़ का, आईपीओ आ रहा है 1,000 करोड़ का। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो उसका मिनिमम 90%, उसका एटलीस्ट कम से कम 90%, 90% पब्लिक परचेज कर ही ले, पब्लिक परचेज कर ही ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कम से कम 900 करोड़ रुपीस की सिक्योरिटीज को पब्लिक सब्सक्राइब कर ले। परचेज करने का मतलब है सब्सक्राइब कर ले। इसको बेटे टेक्निकल भाषा में बोला जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सपोज करिए कि
लेट सपोज कि ये हैं हमारे एम एस धोनी और इनकी एक कंपनी है चेन्नई के अंदर। इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई है जो कि फिल्म्स को प्रोड्यूस करती है। चेन्नई के अंदर इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है चेन्नई सुपर किंग्स की वजह से। तो वहाँ इन्होंने एक कंपनी बना दी जो इनकी वाइफ संभालती है और वो वहाँ की साउथ की मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं। ये धोनी साहब आईपीओ लेकर आए और वो आईपीओ ओपन रहा, है ना? हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद रहेगा कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो मिनिमम 3 दिन के लिए वो ओपन रहता है, पर मैक्सिमम 7 दिन के लिए, पर कुछ केसेस में मैक्सिमम 10 दिन तक के लिए भी ओपन रहता है। तो हम 10 दिन ले लेते हैं। सपोज करो कि 1 अगस्त से लेकर एंड 8 ऑफ अगस्त तक आईपीओ ओपन रहा। ठीक है जी, 1 अगस्त को ओपन ओपन होने का मतलब है कि 1 अगस्त से पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज को आईपीओ के अंदर शेयर्स को परचेज करना स्टार्ट कर सकती है और लास्ट 8 अगस्त तक कर सकती है। 8 ऑफ अगस्त को ये ऑफर क्लोज हो रहा है ना, ये इशू क्लोज हो रहा है। तो जिस दिन ये ऑफर क्लोज हो रहा है 8 अगस्त को, उस दिन ये चेक किया जाएगा कि टोटल कितनी पब्लिक ने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करा। क्या मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ, मिनिमम 90% परचेज हुआ कि नहीं हुआ। किस दिन देखा जाएगा? जिस दिन इशू क्लोज हो जाएगा। सपोज करो कि मिनिमम 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ। लेट सपोज 900 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज पब्लिक को परचेज कर लेनी चाहिए थे, लेकिन पब्लिक ने एक्चुअली में 850 करोड़ रुपीस की सिक्योरिटीज ही परचेज करी। लेट सपोज अगर ऐसा हुआ तो फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये इशू कैंसल हो जाएगा। क्या होगा? ये इशू कैंसिल, है ना? क्योंकि जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, तो उस इनिशियल पब्लिक ऑफर का मिनिमम 90% पब्लिक को सब्सक्राइब करना होता है। अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं करा मिनिमम 90%, तो फिर उस केस में वो पूरा इशू कैंसिल हो जाता है। अब इशू जब कैंसिल हो जाता है तो 850 करोड़ के तो लोगों ने तो परचेज किया था। भाई, हमें कितना चाहिए था? हमें चाहिए था उतने लोग परचेज करें कि टोटल 900 करोड़ का मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो ही जाए, मतलब 90% सब्सक्राइब हो जाए। लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, 80% सब्सक्राइब हुआ। तो भाई 80% तो सब्सक्राइब हुआ ही ना, मिनिमम 80% तो सब्सक्राइब हुआ, लेकिन इशू तो कैंसिल हो गया क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ। तो जिन 80% लोगों ने एप्लीकेशन लगाई और अपना पैसा दिया, उनको उनका पैसा रिफंड मिलना चाहिए, उनको उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट आया है दोस्तों, वो आया है टाइम लिमिट के अंदर कि कितने टाइम के, अगर कोई कंपनी आईपीओ लाई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, तो कितने टाइम के अंदर पैसा रिफंड हो जाना चाहिए, उसके अंदर अमेंडमेंट आया है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहले टाइम पीरियड क्या था कि जिस दिन इशू क्लोज हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को वो पैसा वापस कर देना चाहिए था। मतलब ये 80% वाला जो पैसा है वो पहले इशू क्लोज होने के, इशू किस दिन क्लोज हुआ? 8 अगस्त को हमारा इशू क्लोज हुआ, है ना? तो 8 अगस्त से 15 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड हो जाना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने परचेज किया था। पहले ये था, लेकिन अब अमेंड होकर क्या हो गया है? 15 नहीं बल्कि 4 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर? विद इन 4 डेज रिफंड हो जाना चाहिए ये पैसा। ये हमने अपनी बुक के अंदर दोस्तों ऑलरेडी देखो लिखा हुआ है ना। पहले अब 4 दिन के अंदर वापस हो जाना चाहिए। पहले क्या था? पहले 15 दिन था, अब कितना है? अब 4 दिन है। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। देखिए हम लोगों ने अपने 2 अमेंडमेंट यहाँ पर पढ़ लिए, अब हम चलेंगे अपने अमेंडमेंट नंबर 3 के ऊपर। ये भी आपका आईपीओ चैप्टर से ही रिलेटेड है और ये क्या बोलता है बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने अपना चैप्टर पढ़ा था, जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने ये देखा था
कि रेगुलेशन 5 के अंदर बताया गया है कि कौन-कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं होती आईपीओ लाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी के एकदम से माइंड में आया कि चलो आज मैं आईपीओ लेकर आती हूँ, तो उछल के ऐसे आईपीओ लेकर आ गए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो एलिजिबल नहीं है कि वो आईपीओ ला सकें, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकें। क्लियर है? उसके अंदर हम लोगों ने काफी सारे ऐसे नॉन एलिजिबिलिटीज पढ़ी थी। उसके अंदर हमने एक पढ़ा था और वो हमने ये बोला था कि एक एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी हमने पढ़ी थी, वो हम ये बोल रहे थे कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आए पब्लिक के पास में, लेकिन लेकिन वो कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है। कौन है? विलफुल डिफॉल्टर है। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है? सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर ऐसे लेते हैं कि पीडब्ल्यू एक कंपनी है और पीडब्ल्यू कंपनी ने लोन लिया था एचडीएफसी बैंक से 50 करोड़ रुपए का। कितने का लोन लिया था? 50 करोड़ का लोन लिया था पीडब्ल्यू ने एचडीएफसी बैंक से। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब अब पीडब्ल्यू आईपीओ लेकर आना चाहता है। पीडब्ल्यू चाहता है कि वो मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आए, पब्लिक को इनवाइट करे। लेकिन दोस्तों, लेकिन जब एचडीएफसी बैंक पीडब्ल्यू के पास में गया था कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, तब पीडब्ल्यू ने बोला कि मेरे पास में पैसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास में पैसा नहीं है। एक बार तो ऐसा होता है कि यार मान के चलिए मैंने आपसे उधार लिया और अब आप मेरे से पैसा वापस लेने आए, तो मैं बोल रहा हूँ देखो मैं पैसा देना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूं। मुझे पता है यार मैंने उधार लिया है, मुझे आपको आपका पैसा वापस करना है, पर मेरे पास में ना पैसा है नहीं। अगर होता ना सच्ची, मैं कर देता आपको पैसा वापस, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। एक तो वो होता है। तो उस केस में हम उस इंसान को बोलते हैं कि ये डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर का मतलब इसने लोन लिया था, लेकिन अब ये हमारे लोन को रीपे नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पास में पैसा नहीं है, इसकी हालत ही ऐसी हो गई है खुद की कि ये पैसा चुका ही नहीं सकता, वो डिफॉल्टर है। लेकिन यहां पर पीडब्ल्यू बोल रहा है कि देखो मैंने आपसे पैसा लिया था, एचडीएफसी बैंक, मैंने आपसे पैसा लिया था और मैं चाहूं तो आपका पैसा वापस कर सकता हूं। दैट मीन्स कि इसके पास में पैसा है, ये फाइनेंशियली साउंड है। अगर ये चाहे तो ये इकोनॉमिकली इतना स्टेबल है पीडब्ल्यू की एचडीएफसी बैंक को लोन का रिपेमेंट कर सकता है। लेकिन ये जानबूझकर नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? जानबूझकर नहीं कर रहा है। तो हम उस केस में इसे बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। अब मैं यही बात आपको बोलना चाह रहा हूं कि सपोज करिएगा दोस्तों, पीडब्ल्यू ने लोन लिया हुआ है एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक वापस लेने पहुंचा, पीडब्ल्यू लोन रीपे नहीं कर रहा है, उसके पास में पैसा है, चाहे तो वो कर सकता है, पर वो नहीं कर रहा है, वो विलफुल डिफॉल्टर बन गया। अब सेकंड सिनेरियो ये है कि पीडब्ल्यू आईपीओ लेकर आना चाहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहता है, तो वहां पर नॉन एलिजिबिलिटी आ जाती है, वहां पर रेगुलेशन 5 आ जाता है और वो ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी पीडब्ल्यू, अगर वो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, लेकिन अगर वो कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है, तो फिर वो कंपनी इन एलिजिबल है, वो आईपीओ लेकर नहीं आ सकती। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? वो आईपीओ लेकर नहीं आ सकती, पहली बात। दूसरी बात, सपोज करो कि पीडब्ल्यू ये बोलता है कि ये लोन जो है वो पीडब्ल्यू ने नहीं लिया था, एचडीएफसी बैंक से जो 50 करोड़ रुपए का लोन था, एचडीएफसी बैंक ने जो 50 करोड़ का लोन दिया था वो पीडब्ल्यू को नहीं दिया था, बल्कि किसको दिया था? उसने दिया था मिस्टर एक्स को। किसको दिया था? मिस्टर एक्स को। ये मिस्टर एक्स आखिर कौन है? ये मिस्टर एक्स है दोस्तों पीडब्ल्यू का, ये मिस्टर एक्स है दोस्तों पीडब्ल्यू का प्रमोटर या डायरेक्टर। कौन है? पीडब्ल्यू का प्रमोटर है मिस्टर एक्स या डायरेक्टर है।
और मिस्टर एक्स ने एचडीएफसी को लोन रीपे नहीं किया, विलफुल डिफॉल्ट कर दी, जानबूझ के डिफॉल्ट कर दी, तो भी पीडब्ल्यू आईपीओ नहीं ला सकती। तो इसका कहने का एट द एंड मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो आईपीओ लेकर आना चाहती है, ना तो वो खुद विलफुल डिफॉल्टर हो और ना ही उसका प्रमोटर या डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर हो। ना तो वो खुद विलफुल डिफॉल्टर हो, ना ही उसका प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर हो, ना ही उसका डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर हो। इनमें से कोई भी विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अरे ये मेरी बात यहां तक समझ में दोस्तों आपको? अब यहां तक की बात आपको समझ में आई, तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या है? इसमें अमेंडमेंट क्या है? ये तो हमने पढ़ा था, तो हमेशा से यही प्रोविजन था। देखो इसके अंदर अमेंडमेंट ये है कि पहले सिर्फ ये नॉन एलिजिबिलिटी थी कि वो बंदा विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ना तो वो कंपनी, ना उसका प्रमोटर, ना उसका डायरेक्टर। बट अब यहां पर एक और टर्म यूज ऐड कर दी गई है, वो है फ्रॉडुलेंट बायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, तो ना तो वो खुद, ना उसका प्रमोटर, ना उसका डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, और अब ऐड कर दिया है फ्रॉडुलेंट बायर भी नहीं होना चाहिए। फ्रॉडुलेंट बायर भी नहीं होना चाहिए। अरे मेरी बात समझ में? अब सवाल ये आएगा दोस्तों कि सर फ्रॉडुलेंट बायर क्या होता है? फ्रॉडुलेंट बायर क्या होता है? देखो बड़ा आराम से समझिएगा। अगर आप इसको बहुत कॉमन सेंस से और लॉजिकली देखने की कोशिश करोगे ना दोस्तों, अगर आप इसे कॉमन सेंस से लॉजिकली देखने की यहां पर कोशिश करोगे, हाँ, अगर आप बच्चों इसे कॉमन सेंस के साथ में लॉजिकली देखने की कोशिश करोगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि पहले क्या बोल रही थी। पहले ये लॉ बोल रहा था कि अगर कंपनी ने या प्रमोटर ने या डायरेक्टर ने डायरेक्टली कैश में लोन लिया था और उसको रीपे नहीं कर रहे हो, तो वो कवर था विलफुल डिफॉल्टर के नाम पे, कि कैश में लोन लिया था उसने। पर अब यहां पर उन्होंने क्या बोला? बोला एक तो ये तो है ही, लेकिन अगर कंपनी ने या प्रमोटर ने या डायरेक्टर ने मान लो किसी और से कुछ परचेज किया था, चाहे से गुड्स या सर्विसेज परचेज किया, मतलब ये कौन बन गए? ये बायर बन गए, है ना? सपोज करो कि ये रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी ने या उसके डायरेक्टर ने या उसके प्रमोटर ने टाटा कंपनी से गुड्स परचेज किए थे या सर्विसेज परचेज करी थी, लेकिन उनका रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में ये कौन बन गए? इस केस में ये फ्रॉडुलेंट बायर बन गए, मतलब इन्होंने फ्रॉड करा। तो आप देखिए पहले क्या था? पहले ये बोला गया था कि अगर कंपनी प्रमोटर या डायरेक्टर ने डायरेक्टली किसी से कैश लिया और उसको रीपे नहीं कर रहे हो, दैट इज विलफुल डिफॉल्टर। बट अब बोल रहे हैं कि अगर आपने कहीं से सामान परचेज किया तो आप बायर बन गए, और आप अगर उसको पैसा रीपे नहीं कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो फ्रॉडुलेंट बायर। दोनों में से अगर किसी भी कंडीशन में फॉल हो रहे हो तो इन एलिजिबल है। अमेंडमेंट यही है दोस्तों कि अब फ्रॉडुलेंट बायर को ऐड कर दिया गया है, और ये हमने अपने क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा है, बुक के अंदर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलते हैं दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर, और हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट है फोर्थ अमेंडमेंट। अब वो क्या बोलता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम्म, बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी जब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। एक मिनट रुक जाए, मैं इसमें बुक में निकाल देता हूँ। दोस्तों हम लोग जब अपना चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कुछ एडिशनल कंडीशंस पढ़ी थी, आपको याद होगा। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, तो जब वो ऑफर देती है पब्लिक को,
कि आइए और हमारी आईपीओ के अंदर सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कीजिए, तो वो पूरी डिटेल देती है। पूरी डिटेल देती है। डिटेल किसकी? एक तो खुद के बारे में देती है, मतलब कंपनी की डिटेल, की कंपनी क्या है, कब से ओपन है, क्या कर रही है, कंपनी की जानकारी। और एक जो वो इशू लेकर आ रही है, उस इशू की डिटेल देती है कि हम इतने रुपए का आईपीओ लेकर आ रहे हैं, इस तारीख से इस तारीख तक ओपन हो जाएगा। जैसे कल 11 नवंबर 2025 को फिजिक्स वाला का आईपीओ ओपन हुआ था, है ना? तो उन्होंने बोला था कि 11 तारीख को ओपन हो जाएगा, एंड लेट सपोज कि उन्होंने बोला कि 15 तक के लिए ओपन रहेगा। मैं ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, है ना? 15 तक के लिए आईपीओ ओपन रहेगा, तो ये क्या हो गया? ये वो टेन्योर हो गया जिसमें टेंडर हम खरीद सकते हैं शेयर्स को। तो ये सब डिटेल इस इशू के अंदर आती है कि इतना आईपीओ लाया जा रहा है, इस तारीख पे ओपन होगा, आप खरीद सकते हो, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा। उसी के अंदर कंपनी ये भी बताती है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उसको, फंड को हम कहाँ पर यूज लेंगे, कैसे कैसे यूज लेंगे। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो अब पहले प्रोविजन क्या था? पहले प्रोविजन ये था कि जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ गई, जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ गई, तो उस कंपनी के ऊपर मॉनिटरिंग करी जाती थी, उस कंपनी के ऊपर एक नजर रखी जाती थी। कौन रखता था? बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रखता था। किस चीज के ऊपर नजर रखता था? कि कंपनी के पास में आईपीओ का जो पैसा आया है उसको कैसे यूटिलाइज कर रही है और कहां पर यूटिलाइज कर रही है वो कंपनी। और ये नजर कब तक रखता था वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तब तक रखता था कि टोटल आईपीओ में जितनी प्रोसीड्स, आईपीओ के अंदर टोटल जितना पैसा आया, सपोज करो 100 करोड़ रुपया आया आईपीओ में, तो उसका कम से कम 95%, मतलब 95 करोड़ रुपीस जब तक कहीं यूटिलाइज हो गए, तब तक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस बात की मॉनिटरिंग करता था एंड इस बात की रिपोर्ट भी देता था वो। क्लियर है ये चीज? अब ये अमेंड हो गया है। अब क्या अमेंड हो गया है? सबसे पहली बात तो, जो मॉनिटरिंग की जाती है वो टिल 95% यूटिलाइजेशन नहीं, 100% यूटिलाइजेशन तक करी जाती है। मतलब जब तक पूरा का पूरा आईपीओ प्रोसीड्स यूज नहीं हो जाते। पहली बात। दूसरी बात, पहले कौन कर रहा था? पहले बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे थे, पर अब कौन कर रहा है? अब बच्चों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरए कर रहा है। कौन कर रहा है? सीआरए। तो ये अमेंडमेंट है। क्लियर है? तो पहले वाला ये है, अमेंडेड ये है। अब यहां पर एक सवाल आपके माइंड में आ सकता है शायद तक, सर कि ये सीआरए कौन होता है? हालांकि चैप्टर के अंदर मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं सीआरए क्या होता है, कौन होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। देखो बहुत ही शॉर्ट में मैं एक बार आपको जल्दी से थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरए होती है ना दोस्तों, ये एक बॉडी कॉरपोरेट होती है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है ना, तो आईपीओ लाने से पहले उसे अपने आईपीओ के लिए रेटिंग लेनी पड़ती है। आईपीओ के लिए क्या लेनी पड़ती है? रेटिंग लेनी पड़ती है। किससे? एटलीस्ट एक सीआरए से कम एक सीआरए से रेटिंग लेनी पड़ती है। और वो सीआरए जिससे रेटिंग ली जा रही है, वो टोटली इंडिपेंडेंट होगा। टोटली इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होगा। होता है ना कि यार आईपीओ लेकर आ रहे हैं, रेटिंग तो लेनी पड़ेगी, सीआरए से ही रेटिंग लेनी पड़ेगी। एक काम करो ना, वो सीआरए है ना, देखो वो कैसे जानकार है, हमारा जो डायरेक्टर है उसका रिलेटिव उसके अंदर बैठता है, या सीआरए ने हमारे इतने परसेंट ऑफ शेयर्स होल्ड करे, हमारा रिलेशन है, वो नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो सीआरए क्या करता है? वो सीआरए कंपनी की पूरी डिटेल चेक करता है, कंपनी के पास्ट को देखता है कि कंपनी कब से इनकॉर्पोरेटेड है, क्या कंपनी के प्रॉफिट ट्रेंड्स रहे हैं, कितनी असेट्स लाइबिलिटीज है, कंपनी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है, कंपनी पहले जो इश्यूज लेकर आई थी उसका क्या रिजल्ट रहा था। फिर प्रेजेंट को देखती है कि प्रेजेंट में अभी कंपनी का क्या चल रहा है, और फ्यूचर को फोरकास्ट करती है कि फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, कितना पोटेंशियल है कंपनी के अंदर। ये सभी चीजें चेक करने के बाद में सीआरए
रेटिंग देता है उस आईपीओ को, है ना? और वो रेटिंग हेल्प करती है पब्लिक को डिसाइड करने में कि हमें इस इशू के अंदर सिक्योरिटीज परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अब सीआरए इनके ऊपर मॉनिटरिंग करेगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं दोस्तों, हो सकता है शायद आपको ऐसा लगे कि सर अमेंडमेंट क्लास ही तो है, आप इतना डिटेल में हमें क्यों पढ़ा रहे हो? पर मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने तो चलिए हमसे क्लासेस परचेज करी हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी हमसे प्रीवियस अटेम्प्ट में क्लासेस परचेज करी थी। अनफॉर्चुनेटली अगर वो क्लियर नहीं हो पाए तो उनको भी तो अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी पता होने चाहिए, है ना? रिकॉल भी हो रहा है एक तरह से आपका प्रोविजन, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ। चलिए, अब हम आ जाते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और हम नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। ये नेक्स्ट अमेंडमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले मैं आपको ये वाला अमेंडमेंट लेना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये वाला अमेंडमेंट लेना चाहता हूँ। सर क्यों ये वाला अमेंडमेंट क्यों लेना चाहते हो, क्या कारण है इसका? कारण ये है बच्चों कि ये वाला अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट, जो चार अमेंडमेंट हमने पढ़ लिए वो आपके आईपीओ चैप्टर के हैं, एंड ये वाला भी आपके आईपीओ चैप्टर का है। क्लियर है ये चीज यहां तक? फिर उसके बाद में जो एक अमेंडमेंट बच जाएगा सेबी लॉज में, वो इनसाइडर ट्रेडिंग का है, तो हम उसको पढ़ लेंगे। तो आईपीओ वाले एक बार पूरे कर लें। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट है, ये हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंपनी अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, भाई कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आती है तो उसके पास दो तरीके होते हैं। क्या? या तो एक होता है फिक्स्ड प्राइस मेथड, और एक होता है बुक बिल्डिंग मेथड। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, फिक्स्ड प्राइस मेथड के थ्रू कौन सी कंपनी आईपीओ का इशू लेकर आ सकती है? वो कंपनी जो कि रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की कंडीशंस को फुलफिल करती है, दैट मींस मेन कंडीशंस को फुलफिल करती है, वही कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है फिक्स्ड प्राइस मेथड के थ्रू, है ना? आपको याद होगा मैंने आपको ये बोला था क्लास के अंदर, हम लोगों ने डिटेल में एक बात पढ़ी थी। मैंने आपको ये बोला था कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो दो मेथड है उसके पास उस सिक्योरिटी की शेयर की प्राइस डिसाइड करने का। या तो है फिक्स्ड प्राइस मेथड, जिसमें कंपनी बोल देती है कि सुनो भैया मेरा ये इशू है, इतने रुपए का एक शेयर है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना बाढ़ में जाओ। और एक होता है बुक बिल्डिंग मेथड, इसके अंदर कंपनी खुद शेयर की प्राइस डिसाइड नहीं करती, बल्कि वो बोली बिड लगवाती है लोगों से, और उसके बाद में प्राइस डिसाइड होती है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था जब कंपनी बुक बिल्डिंग मेथड से इशू लेकर आती है, तो उसमें एक तो वो फ्लोर प्राइस देती है, मतलब मिनिमम प्राइस की, इस प्राइस से नीचे आप बोली नहीं लगा सकते, और देती है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड क्या होता है? मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस। मतलब सपोज करिए कि अगर 100 रुपए उन्होंने फ्लोर प्राइस रखी और उन्होंने बोला प्राइस बैंड 8% है, तो इसमें जोड़ लो 108 रुपए मैक्सिमम प्राइस आ गई। मतलब 100 से नीचे पे बोली नहीं लगा सकते, 108 से ऊपर बोली नहीं लगा सकते, इसके बीच में बोली लगानी है। क्लियर? इसमें मैंने आपको बोला था फिक्स्ड प्राइस मेथड के थ्रू वही कंपनी इशू लेकर आ सकती है जो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 के अकॉर्डिंगली आईपीओ की मेन कंडीशंस को फुलफिल करती है। तो यहां पर उसी के बारे में बात करी जा रही है कि अगर कोई कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस से इशू नहीं लेकर आ रही है, दूसरे प्रोसेस से इशू लेकर आ रही है अदर देन बुक बिल्डिंग, तो वो तो फिक्स्ड प्राइस मेथड है। तो उसमें कंपनी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम कितना देगी? सपोज करो कंपनी 100 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, उसमें से कितना रिटेल को ऑफर किया जाएगा कि आप परचेज कर लो? पहले ये 30% हुआ करता था बच्चों, अब ये 50-50% हो चुका है। क्लियर है ये चीज? ये आपका एक अमेंडमेंट इसका है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। 1 मिनट में थोड़ा सा इसे साफ कर लूं तो अच्छा हो जाएगा।
हाँ जी। अब आते हैं दोस्तों अपन लोग अपने इस अमेंडमेंट के ऊपर। मैंने पहले ही बोल दिया, ये अमेंडमेंट आपके इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी कंपनी के अंदर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, यूपीएसआई क्या होती है, वो हमने चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ी है। इवन आपको याद होगा कि जब हमने ये यूपीएसआई के बारे में पढ़ा था, तब बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था, जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताए थे, है ना। ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिए हुए थे ये क्वेश्चन। तो हमने ये सिर्फ ये देखे थे कि यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसके लिए हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे थे। अब मैं यूपीएसआई क्या होती है उसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बड़े ध्यान से सुने। अगर कोई कंपनी के अंदर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कंपनी ने खुद ने मार्केट में अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराई है, पब्लिश नहीं कराई है, लेकिन अगर वो लीक हो गई तो लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करेंगे, उस कंपनी के शेयर्स फ्लक्चुएट हो जाएंगे, प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगी। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अनपब्लिश्ड है लेकिन प्राइस सेंसिटिव है, लीक हुई तो लोग ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, सिक्योरिटीज की खरीदेंगे बेचेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, सपोज करिए आज रिलायंस कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिएगा दोस्तों रिलायंस कंपनी है। सपोज कीजिए रिलायंस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। सपोज कीजिए रिलायंस कंपनी उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड देने वाली है। ये बात रिलायंस कंपनी ने अभी तक खुद ने मार्केट में पब्लिश नहीं करी, लेकिन सोचिए अगर ये बात लीक हो जाए, आज मैं आप क्या करेंगे, हम बोलेंगे रिलायंस के शेयर परचेज कर लो। उससे क्या होगा, बोला जब एजीएम में डिविडेंड आएगा, डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो एक तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा, दूसरा डिविडेंड आ जाएगा तो शेयर की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम बढ़ती हुई प्राइस पे शेयर को बेच देंगे तो और हम पैसा कमा लेंगे। क्लियर है ये चीज, अनपब्लिश प्राइस इंफॉर्मेशन है। अब कंपनी इसको प्रोटेक्ट करती है कि यार मेरी अनपब्लिश्ड प्राइस सिस्टम इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो जाए। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो हमने बहुत सारे तरीके पढ़े थे अपने चैप्टर में। मुद्दा ये है कि इस रिलायंस कंपनी का ही अंदर का एक बंदा है, लेट सपोज रिलायंस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है। लेट सपोज एक मिस्टर सी नाम का व्यक्ति है जो कि इस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है। अब उसे तो ये बात पता है। क्यों पता है? क्योंकि भैया एजीएम कराता ही सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी ही पूरा मैनेज करता है। पहले बोर्ड मीटिंग कराना, फिर एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजना, फिर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना, कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में डिस्कस कर, ये तो उसको पता ही रहता है। उसके बिना तो बेचारे का काम ही नहीं चले, पूरी कंपनी का सेक्रेटरी है वो तो। इसको तो ये बात पता है कंपनी सेक्रेटरी। और तो कंपनी सेक्रेटरी कौन हो गया, इनसाइडर हो गया इस केस में। कौन हो गया, इनसाइडर हो गया इस केस में। अब ये कंपनी सेक्रेटरी सपोज करो खुद अगर कंपनी के शेयर्स को परचेज या सेल कर दे, तो इसको आके सेबी पकड़ लेगा। सेबी बोलेगा कि भैया तूने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। ये बोलेगा कंपनी सेक्रेटरी मैंने कैसे करी है इनसाइडर ट्रेडिंग? बोला तेरे को मालूम था रिलायंस कंपनी एजीएम करने वाली है, उसमें डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, तूने जानबूझ के इस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग करी। कंपनी सेक्रेटरी बोले नहीं बाबूजी, नहीं सेबी, मैं तो ऐसा करता हूं, ये कंपनी के शेयर्स को मैं खरीदता बेचता रहता हूं, मैं तो नॉर्मली मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं। बोला वो सब चीज ठीक है, लेकिन क्योंकि तू कंपनी का इंसाइडर है, क्योंकि कंपनी में यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सिस्टम इंफॉर्मेशन है, तू ऐसे तो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। बोला कैसे कर सकता हूं ट्रेडिंग? बोला उसके लिए तेरे को ट्रेडिंग प्लान लाना पड़ता है। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान लाना पड़ता है। मैंने आपको ट्रेडिंग प्लान लाइव दिखाया था, रिलायंस कंपनी का ट्रेडिंग प्लान मैंने शो करा था, जिसमें मैंने बताया था उनके जो हरीश डी शाह प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ट्रेडिंग प्लान दिया था। मैं अभी दोबारा दिखा भी दूंगा आपको, पीडीएफ यहां पर ओपन भी कर दूंगा एक बार उसकी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये मिस्टर सी जो है कंपनी सेक्रेटरी, मिस्टर सी ये जाएगा कंपनी के कंप्लाइंस ऑफिसर के पास और उससे बोलेगा
कि साहब मैं अपनी कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं देखो ये पूरा प्लान लेकर आया हूँ। मैं दिखाऊंगा अभी प्लान आपको। क्लास में तो हमने देखा था, मैं दोबारा दिखा दूंगा कि ये मैं प्लान लेकर आया हूँ। और देखो, मैंने इसमें डेट लिखी हुई है कि इस तारीख से इस तारीख तक मैं इस कंपनी के इतने रुपए की सिक्योरिटीज को ट्रेड करूंगा, खरीदूंगा, बेचूंगा। कंप्लाइंस ऑफिसर इस बात कंप्लाइंस ऑफिसर को ये मिल गया। अब कंप्लाइंस ऑफिसर इस ट्रेडिंग प्लान को सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को देगी, ताकि ये क्लियर हो जाए कि कंपनी का जो इनसाइडर है, ऐसा नहीं है कि छुप कर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। नहीं, वो बोल रहा है कि भैया मैं कंपनी के शेयर्स की नॉर्मली ट्रेडिंग करता हूं, अभी अनपब्लिश सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मैंने अभी ट्रेडिंग करी, तो सबको लगेगा अरे इसको तो इन्फॉर्मेशन पता थी इसलिए प्रॉफिट कमा लिया। मैं देखो प्रॉपर लीगल तरीके से कर रहा हूं। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग मैं दिखा ही देता हूं, 1 मिनट के लिए रुक जाए। 1 मिनट रुक, देखें 1 मिनट। देखिए ये रहा, आई गेस आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको ना जूम और कर देता हूँ, 1 सेकंड के लिए रुक जाए। हाँ, अब आपको शायद क्लियर दिखेगा। देखिए दोस्तों, ये ट्रेडिंग प्लान है, ठीक है ना, ये ट्रेडिंग प्लान है। अ, कौन दे रहा है एक बार ये देख लेते हैं। देखिए, ये रिलायंस कंपनी की कंप्लाइंस ऑफिसर हैं। कौन है रिलायंस कंपनी की कंप्लाइंस ऑफिसर? सावित्री पारेख। सावित्री पारेख को ट्रेडिंग प्लान दिया था, किसने दिया था ट्रेडिंग प्लान सावित्री पारेख को? सावित्री पारेख को ट्रेडिंग प्लान दिया था हरीश डी शाह, नेम ऑफ इनसाइडर हरीश डी शाह। कौन है इस कंपनी के प्रेसिडेंट है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट। तो हरीश डी शाह सावित्री पारेख के पास में गए। देखिए, हरीश डी शाह कौन है? इनसाइडर। किसके पास गए थे? कंप्लाइंस ऑफिसर के पास गए थे, रिलायंस कंपनी के। कौन है कंप्लाइंस ऑफिसर? सावित्री पारेख। क्या बोला सावित्री पारेख के पास में जाकर? बोला कि मैं कंपनी के, रिलायंस कंपनी के फलानी डेट पे सिक्योरिटीज को परचेज करूंगा, उसके लिए मैं पूरा प्लान बनाकर लेकर आया हूं। तो ये हरीश डी शाह ने सावित्री पारेख को ट्रेडिंग प्लान दे दिया। क्लियर? अब ये जो सावित्री पारेख हैं, उस ट्रेडिंग प्लान को किसको सबमिट कर रही हैं? सेबी के पास में, और सेबी को भी देंगी और स्टॉक एक्सचेंज को देंगी। मतलब एक तरह से जब सावित्री पारेख सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को बता रही हैं, तो हम ये बोल सकते हैं इसका पब्लिक डिस्क्लोजर किया जा रहा है कि भैया देखो ये चुपचाप परचेज नहीं कर रहा है, सब कुछ बता के कर रहा है। ये ट्रेडिंग प्लान वही है। देखिए, हरीश डी साहा ने पहले दे दिया था सावित्री पारेख को। अब सावित्री पारेख रिलायंस के बिहाफ पर एनएस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये ट्रेडिंग प्लान दे रही है ना, फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सावित्री पारेख कंप्लाइंस ऑफिसर। अब इसमें समझने वाली, सर ये तो आपने हमें समझा दिया, ठीक है, अमेंडमेंट क्या है? अभी तक तो आपने इतनी कहानी सुनाई वो ठीक है, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है भैया, अमेंडमेंट ये है मेरे दोस्त, कि पहले ये प्रोविजन हुआ करता था, कि पहले ये प्रोविजन हुआ करता था कि जब एक बार ट्रेडिंग प्लान पब्लिकली डिस्क्लोज हो गया, पब्लिकली डिस्क्लोज कब होता है? जब कंप्लाइंस ऑफिसर सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को वो प्लान दे देता है, उस दिन वो पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाता है। क्लियर है ये चीज? यहां पर किस दिन पब्लिकली डिस्क्लोज हो रहा है? डेट ऑफ सबमिशन 16 मई 2022 को दिया जा रहा है। सावित्री पारीक जो हैं, सावित्री पारीक जो हैं वो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को किस दिन दे रही हैं? क्या डेट थी?
16 मई 2022 को। ठीक है जी, 16 मई 2022 को दे रही है, तो इस दिन ये पब्लिकली डिस्क्लोज हो गया। वहां से अगले 6 महीने तक हरीश डी साहा कंपनी के, रिलायंस कंपनी के सिक्योरिटीज को ट्रेड नहीं कर सकते। पहले ये प्रोविजन था कि जिस दिन वो ट्रेडिंग प्लान पब्लिकली डिस्क्लोज हुआ 16 मई 2022 को, उसके अगले 6 महीने तक परचेज नहीं कर सकते। आफ्टर 6 मंथ्स परचेज कर सकते हैं। देखो ट्रेडिंग प्लान में लिख कर भी दिया है कि हम आज सबमिट कर रहे हैं 16 मई 2022 को, तो कब तक नहीं खरीद सकते। पहले क्या प्रोविजन था, अगले 6 महीने तक। 6 महीने काउंट कर लो आप, मई से जाओगे तो जून पहला महीना, जुलाई दूसरा, अगस्त थर्ड मंथ, सितंबर फोर्थ, अक्टूबर फिफ्थ, नवंबर सिक्स, मतलब 16 नवंबर तक हरीश डी शाह रिलायंस की सिक्योरिटीज को परचेज नहीं कर सकते, है ना। देखो इन्होंने भी लिखा हुआ है कि ये कब परचेज करेंगे, 22 नवंबर, मतलब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। 16 नवंबर को 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, ये बोले मैं 22 नवंबर से परचेज करूंगा, 30 नवंबर तक इतने, और इससे इतने परचेज करूंगा। तो पहले ये प्रोविजन था कि एक बार पब्लिकली डिस्क्लोज हो गया, उसके अगले 6 महीने तक नहीं ट्रेड कर सकते, लेकिन अब वो 6 महीने वाला टाइम पीरियड चेंज होकर 120 डेज हो चुका है। सिर्फ इतना सा अमेंडमेंट है। लेकिन ये पूरा आपको समझ में आया, उसके लिए मुझे पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल कराना पड़ा। क्लास में तो हमने इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आपको याद होगा कितना डिटेल में जाकर पढ़ा था इसको, है ना। और सर क्या ये बात जब आपने हमें क्लास में बताया था तब ये लिखी हुई, देखो लिखा हुआ था कि पहले 6 महीना था, अब 120 दिन हो गया। क्लियर। तो दोस्तों ये अमेंडमेंट हमने सेबी लॉज से रिलेटेड सभी पढ़ लिए। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर, और नेक्स्ट अमेंडमेंट आ जाता है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी चैप्टर से। ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा अमेंडमेंट है कि पहले जो पनिशमेंट था सेक्शन 72A के अंदर, उसका क्या पनिशमेंट होता था, फाइन लगता था मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, और इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी मैक्सिमम 3 साल तक। लेकिन अब वो चेंज हो गया है और पेनल्टी जो है वो 25 लाख हो गई है। बस इतना याद रखना है। हमने अपने चैप्टर जब पढ़ा था तब ये चीज हमने देख ली थी, साथ में पढ़ ली थी। ठीक है ना। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि अब ये 25 लाख हो गया है, पहले ये थी। तो इतना सा अमेंडमेंट है, बस इसको याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाते हैं कंपटीशन एक्ट के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों कंपटीशन एक्ट के ऊपर। कंपटीशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट है, ठीक ठाक अच्छे से अमेंडमेंट है, देख लेते हैं, सुनिएगा दोस्तों। देखिएगा, एक मिनट रुक जाए। पहले क्या था दोस्तों, हम लोगों ने ना, आपको याद होगा कंपटीशन एक्ट के अंदर कॉम्बिनेशन नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी है, जैसे लेट सपोज कि एक ए कंपनी है और एक एक्स कंपनी है, और ये दोनों कंपनीज अगर आपस में कंबाइन होना चाहती हैं, मतलब मर्जर या अमलगमेशन करना चाहती हैं, मर्ज होना चाहती हैं, एक साथ में मिलकर कंबाइन होकर काम करना चाहती हैं, तो एक लिमिट होती है कि आफ्टर द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बाद में इन कंपनीज की जो असेट्स या टर्नओवर है वो अगर इस लिमिट से ऊपर चली गई, तो उन्हें ये कॉम्बिनेशन करने के लिए सीसीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये चैप्टर के अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, आपको याद होगा कि अगर दो या उससे ज्यादा कंपनीज कॉम्बिनेशन कर रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, मर्जर अमलगमेशन कर रही हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि उस कंपनी की असेट्स कितनी हैं और इनका टर्नओवर कितना है, और फिर हम दोनों को जोड़कर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दोनों कंपनियां कंबाइन हो जाएंगी, तो आफ्टर द कॉम्बिनेशन टोटल असेट्स या टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा। अगर इस लिमिट से एक्सीड कर रहा है, इस लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन करने के लिए सीसीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि पहले ये दोनों कंपनीज अपनी अपनी बोर्ड मीटिंग करती थी, जिसके अंदर ये पहले डिसाइड करती थी कि क्या हम खुद कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं,
ये वाला पार्ट आपके कंपनी लॉ के अंदर जो हमने कॉम्प्रोमाइज अमलगमेशन चैप्टर पढ़ा था, अरेंजमेंट चैप्टर, सेक्शन 230 से 232, वहां भी रिलेट करता है। तो पहले ये दोनों कंपनीज अपनी बोर्ड मीटिंग करेंगी, खुद डिसाइड करेंगी क्या सच में हमें कॉम्बिनेशन करना है, क्या हमें सच में मर्जर करना चाहिए, पहले खुद तय कर लेंगी और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे कि ठीक है हमें कॉम्बिनेशन करना है। तो अब आफ्टर दी बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब जब बोर्ड मीटिंग में इन्होंने अप्रूव कर दिया कि हमें कॉम्बिनेशन करना है और हमारी असेट्स टर्नओवर की लिमिट एक्सीड हो रही है, तो सीसीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो बच्चे उसकी टाइमिंग में अमेंडमेंट है। पहले अप्रूवल कितने दिन में ली जाती थी, मतलब नोटिस कितने दिन में दिया जाता था अप्रूवल के लिए? जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 दिन में सीसीआई के पास में नोटिस लग जाता था। लेकिन अब ये टाइम लिमिट चेंज हो गई है। अब क्या है? अब कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया उसके बाद में कभी भी, जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया उसके बाद में कभी भी सीसीआई के पास में नोटिस दे सकते हो अप्रूवल के लिए, लेकिन कॉम्बिनेशन आप करने लग जाओ उससे पहले दे देना। जैसे पहले 30 दिन था, वो 30 दिन वाला टाइम पीरियड हटा दिया है, बोला बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद कभी भी सीसीआई से अप्रूवल ले लो, बट कॉम्बिनेशन फाइनलाइज करो उससे पहले पहले ले लेना। क्लियर है? चलो। अच्छा, एक दूसरा जो अमेंडमेंट है वो ये है कि जब सीसीआई के पास में ये एप्लीकेशन, ये नोटिस आ जाता था, तो सीसीआई क्या करता था? सीसीआई दोस्तों चेक करता था। हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था, आपको याद होगा, देखिए। हाँ, एक मिनट, ये देखिए मैंने आपको प्रॉपर चार्ट फॉर्म में भी ये पूरा कंपटीशन एक्ट का प्रोसेस बताया था। ये इस तरीके से मैंने बहुत ही अच्छे से आपको चार्ट बनाकर भी समझाया था, है ना? कि जब सीसीआई के पास में एक बार एप्लीकेशन लग जाती है अप्रूवल के लिए, तो सीसीआई पहले चेक कर सकता है और न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सकता है, बहुत सारा काम कर सकता है। उसके बाद में जब सीसीआई सेटिस्फाई हो जाता है और उसे लगता है कि ठीक है, कॉम्बिनेशन अगर हो जाएगा तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, तो सीसीआई अप्रूवल देता है फेवर में, अदरवाइज रिजेक्ट करता है। मुद्दा यह है कि मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर सीसीआई को अपना ऑर्डर देना पड़ता है। देखो, पहले ये टाइम लिमिट हुआ करती थी दोस्तों 210 दिन, अब ये चेंज होकर 150 दिन हो गई है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। तीसरा एक और अमेंडमेंट है बच्चों इस चैप्टर कंपटीशन एक्ट के अंदर, और वो अमेंडमेंट बहुत ही जरूरी अमेंडमेंट है कि मैंने आपको बोला कि कॉम्बिनेशन की जो लिमिट है वो ऑल्टर हो गई है। क्लियर है? तो ये तो आपको याद करनी है। इसको समझने के लिए तो मैंने आपको चैप्टर में बहुत डिटेल में ऑलरेडी बताया, एग्जाम्पल्स करे थे हमने, है ना? इसको, ये देखिए, इसको समझने के लिए हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू एक एक चीज को पढ़ा था। क्लियर है? तो अब यहाँ पर उसको दोबारा नहीं बताने वाला हूं, बस इतना याद रखिए आपकी ये लिमिट जो है वो चेंज हो गई है। पहले ये लिमिट हुआ करती थी और अब ये लिमिट है। क्लियर है? चलिए, आते हैं अपन अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। नेक्स्ट अमेंडमेंट भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका चैप्टर आता है दोस्तों MSME, है ना? मैं एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाए। चलिए, अब आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अपना एक चैप्टर हमने पढ़ा था MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है? तो हमने ये देखा था कि किस एंटरप्राइज को माइक्रो बोला जाता है, किस एंटरप्राइज को स्मॉल बोला जाता है, किस एंटरप्राइज को मीडियम बोला जाता है, हमने ये देखा था। उसमें हम लोगों ने ना एक डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना? जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मानकर चलिए आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लांट के अंदर, मशीनरी के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है।
और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आपको माइक्रो बोला जाता था। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है पर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो स्मॉल एंटरप्राइज बोला जाता था। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है पर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है पर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आपको मीडियम बोला जाता था। ये लिमिट चेंज हो गई है। अब लिमिट क्या हो गई है? ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये लिमिट हो गई है। तो ये लिमिट आपको याद करनी है। बच्चों, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सिर्फ इतना है ना? इतना ही अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट यहाँ पर अपने खत्म भी होते हैं। पर यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये लिमिट विमिट तो ठीक है, ये आपको याद करनी है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने अपना चैप्टर पढ़ा था, तब मैंने आपको ये बोला था कि जब हम ये इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है और किसको इंक्लूड नहीं किया जाता, और जब टर्नओवर देखते हैं तो किसको इंक्लूड किया जाता है, किसको इंक्लूड नहीं किया जाता। वो हम लोगों ने यहाँ नोट्स की फॉर्म में बहुत डिटेल में देखा था। हमने ये तक देखा था कि अगर कोई एंटरप्राइज अभी तक माइक्रो थी और अब स्मॉल हो गई है, या स्मॉल से मीडियम हो गई है, या मीडियम से स्मॉल, मतलब उसका स्टेटस चेंज हो गया है, तो उसे जो नॉन टैक्स बेनिफिट मिलते थे, क्या वो ऑन द स्पॉट बंद हो जाएंगे या अगले कुछ सालों तक कंटिन्यू रहेंगे, ये हमने पढ़ा था। इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। ऑल दो क्लास के अंदर तो हमने बहुत डिटेल में देखा, एग्जाम्पल्स के साथ में देखा, फिर भी मैं एक सजेशन दे रहा हूं, इनको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी अमेंडमेंट्स जो आपके सीएमए फाइनल के अंदर आए हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अमेंडमेंट्स तो हमने पढ़ लिए, पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, जो कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनिए मेरी बात। अगर ये जितने भी अमेंडमेंट्स हम लोगों ने पढ़े, उससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, मेरी बात को बहुत ही सीरियसली सुनिएगा, है ना? कि अगर हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े, जो अमेंडमेंट वाली टॉपिक्स हमने पढ़े, अगर उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर अभी क्वेश्चन आ जाता है दिसंबर 2025 के अंदर, मेरा आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली, या स्ट्रिक्टली ना बोल के मैं ये बोलूं कि बहुत ही मतलब हार्डली मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप जब अपना आंसर लिखें दोस्तों, तो दोनों आंसर लिखिएगा। मतलब आप लिख के आइएगा कि पहले क्या प्रोविजन था। जैसे मैंने यहां पर लिखा है ना कि पहले ये प्रोविजन था और अब ये दोनों लिखिएगा। दोनों लिखिएगा। सर ऐसा क्यों क्यों लिखें हम दोनों सर? देखो, मैं ऐसा आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता हूं या आप ऐसे नाराज मत होइएगा, पर मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं। तीन जो प्रोफेशनल कोर्स हैं आपके, सीए, सीएस, सीएमए, उनमें से सबसे जल्दी जो अमेंडमेंट को एप्लीकेबल करता है कोर्स में, वो सीएस करता है, फिर सीए करता है, और सबसे लास्ट में सीएमए करता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इस बात को। इवन सप्लीमेंट्रीज देखोगे, उसमें भी बहुत बार पुराने आंसर्स दिए हुए रहते हैं। अगर आप सिर्फ अमेंडेड आंसर लिखकर आ जाओगे ना, नया आंसर लिखकर आ जाओगे, तो आप तो सही लिखकर आ रहे हो, पता चला जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको जो आंसर शीट दी है इंस्टीट्यूट ने, उसके अंदर पुराना ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है। आपने आंसर अमेंडेड लिखा, फिर भी आपको मार्क्स 0 मिल गए। क्यों? क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता कि भैया ये अमेंडमेंट हो गया है। रीजन बीइंग, उसको जो आंसर कॉपी, मतलब जो जो आंसर शीट दी गई है, उसमें ओल्ड प्रोविजन। तो बेटर क्या होता है कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है बाबा, है ना? तो इसलिए आपको जब भी इनसे रिलेटेड, सिर्फ ये जो हमने यहां पर पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, आप पहले वाला प्रोविजन भी लिखें, पर नीचे साथ में लिख दें कि ये अमेंड हो गया है और अब अमेंडेड के हिसाब से इसका ये आंसर है। ये बहुत ही सेफ रहता है, ताकि जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो बोलता है इसको सब पता है, वो आपके मार्क्स को अब काट ही नहीं सकता। इस तरीके से आप पहले वाला और फिर अमेंडेड प्रोविजन लिखकर आएंगे, ये बेस्ट डिसीजन रहता है। इवन मैंने आपको क्लास पढ़ाया था, मैंने तब भी ये बात बोली थी।
तो बच्चों ये है आपकी अमेंडमेंट की क्लास सीएमए फाइनल लॉ की, और इसकी जो पीडीएफ है मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हालांकि मैं भूल चुका हूँ आपको, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो बच्चे जिन्होंने हमसे अगस्त 2025 के बाद में क्लासेस या बुक्स परचेज करी हैं, ऑलरेडी ये बुक्स के अंदर है, फिर भी हमने आपके कोर्स में से अपलोड कर दिया है इसकी पीडीएफ। उसके अलावा वो बच्चे जो हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, या हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे फॉलो करते हैं, या उन्होंने कभी हमसे क्लासेस अगस्त से पहले ले ली थी, प्रीवियस अटेम्प्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, बच्चों आपके लिए इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर अपलोड कर दिया है, और उसका लिंक यूट्यूब पर जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।